हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं नेओ। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो है आर्टिकल 32 में, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर होगा। आज का पहला प्रश्न है, संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची संबंधित है। पहला ऑप्शन है मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधानों से। दूसरा ऑप्शन है दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में प्रावधान है। तीसरा ऑप्शन है सिक्किम के स्थिति से संबंधित शर्तों से। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो 10वीं जो अनुसूची है इसका संबंध किससे है, तो दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में प्रावधान है 10वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन दूसरा राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियां में किसी एक को अवश्य संशोधित करना पड़ेगा। वह अनुसूची कौन सी है। पहला ऑप्शन है पहली अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है दूसरी अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है तीसरी अनुसूची, चौथा ऑप्शन है चौथी अनुसूची। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर नए राज्य का सृजन करना हो, ठीक है, या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना हो, तो ऐसी स्थिति में हमेशा पहली अनुसूची में जो है ज़रूरी है संशोधन करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन पहला हो जाएगा, पहली अनुसूची। और दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है, तो दूसरी अनुसूची में जो है संचित निधि पर भारित वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है, ठीक है। तीसरी अनुसूची का संबंध है कि शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताया गया है, ठीक है, तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है आपके राज्यसभा में स्थानों का आरक्षण। राज्यों में राज्यसभा में स्थानों का आरक्षण जो है चौथी अनुसूची में बताया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है। पहला ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है 7वीं अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है 6वीं अनुसूची, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है कौन सी अनुसूची में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला 8वीं अनुसूची, ठीक है। तो इस 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, तो है 22 भाषा। याद रखिएगा, जब भारतीय संविधान को लागू किया गया था तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं शामिल की गई थी, तो वह है 14 भाषाएं। लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, तो वह है 22 भाषाएं। इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए इसको याद आप इस प्रकार से कर सकते हैं। पहला है मैसम बोडो, यानी कि मैथिली संथाली बोडो डोंगरी। ये 92वां संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो मैसम बोडो, ये 4 भाषाएं हो गई, ठीक है। मै से मैथिली, सन से संथाली, बोडो, बो से बोडो और डो से डोंगरी। तो ये 4 भाषाएं होगी। उतेत, उतेत से कैसे याद रखेंगे, उर्दू, तेलुगु, तमिल, ठीक है। और फिर तीसरा है S2PO, ठीक है, इस ऐसे याद कर सकते हैं आप संस्कृत, सिंधी, पंजाबी, ओडिया। कोमने से आप याद करेंगे कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है। M2K2 यानी मराठी, मलयालम, कन्नड़ और कश्मीरी। और HABG मतलब H फॉर हिंदी, A फॉर असमिया, B फॉर बांग्ला और G फॉर गुजराती। तो इस प्रकार कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, 22 भाषाएं को, ठीक है, भाषाओं को शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में, ठीक है। याद रखिएगा, अंग्रेजी जो भाषा है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस संबंध में प्रावधान किया गया है। पहला ऑप्शन है केंद्र राज्य में शक्ति वितरण, दूसरा ऑप्शन है भूमि सुधार कानून, तीसरा ऑप्शन है राज्यों को राज्यसभा की सीटों का आवंटन, चौथा ऑप्शन है अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन। तो चौथी अनुसूची में कौन सा प्रावधान किया गया है, ठीक है, तो ये है आपके राज्यों को राज्यसभा की सीटों का आवंटन, यानी ऑप्शन तीसरा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है मेघालय, तीसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, चौथा ऑप्शन है मणिपुर। तो अनुसूची 6 में क्या है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध बताया गया है, ठीक है। तो ये अनुसूची 6 में क्या नहीं आता, मणिपुर नहीं आता। इसको याद कैसे कर सकते हैं आप, अमे त्रिमी, ठीक है, अमे त्रिमी। तो अ से
असम हो जाएगा, ठीक है। मे से मेघालय हो जाएगा, त्रि से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। तो ये जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है अनुसूची 6 में, जिसमें मणिपुर नहीं आता, यानी ऑप्शन चौथा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कुल कितने विषयों का निर्धारण किया गया है? पहला ऑप्शन है 26, दूसरा ऑप्शन है 27, तीसरा ऑप्शन है 29, चौथा ऑप्शन है 30। तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कुल कितने विषयों का निर्धारण किया गया है? तो वो है ऑप्शन तीसरा 29 विषय। कितने विषय? 29 विषय, ठीक है। इसमें जो है ये 29 विषय आपके आर्टिकल 243 जी में बताया गया है। जी क्या है? आपके पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, ठीक है। अगला प्रश्न है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। दूसरा ऑप्शन है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य। तीसरा ऑप्शन है सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। चौथा ऑप्शन है एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। तो विधि का नियम या कानून का अधिराज्य, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सभी के लिए एक कानून होगा और सभी के लिए एक न्यायतंत्र होगा, यानी ऑप्शन पहला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? पहला ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है संवैधानिक उपचार का अधिकार, चौथा ऑप्शन है समता का अधिकार। तो अस्पृश्यता ये किस में आता है? तो यह समानता के अधिकार में आता है, यानी ऑप्शन चौथा राइट आंसर होगा, समता का अधिकार। अस्पृश्यता ये आपका आर्टिकल 17 में बताया गया है कि किस छुआछूत करना पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। आर्टिकल 17 छुआछूत पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? पहला ऑप्शन है आर्टिकल 15, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 19, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 21, चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 29। तो निजता का अधिकार संरक्षित है, तो किस आर्टिकल के तहत संरक्षित है? तो वो है आर्टिकल 21 के तहत, यानी ऑप्शन तीसरा राइट आंसर होगा। आर्टिकल 21 में क्या बताता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ये आपका आर्टिकल 21 है, ठीक है। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 19 क्या बोलता है? ये है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 19। आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 के तहत जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, लोगों को, जहाँ पे कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार आर्टिकल 29 के तहत कर सकते हैं, ठीक है। तो निजता का अधिकार है आर्टिकल 29 में संरक्षित है। अगला प्रश्न है, निजता का अधिकार जो है आर्टिकल 21 में संरक्षित है, ठीक है, आर्टिकल 21 में, यानी ऑप्शन तीसरा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन 1, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। कथन 2 है, संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो कौन सा कथन सही है, इसको चुनना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। दूसरा ऑप्शन है कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तीसरा ऑप्शन है कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही है। चौथा है कथन 1 एवं कथन 2
दोनों ही गलत हैं। तो इसमें कथन में कहा गया है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। ये जो कथन पहला है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले ये मौलिक अधिकार में शामिल था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, इसको हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से। ठीक है, उसके बाद इसे हटा करके भाग 12 के आर्टिकल 300 के क में जोड़ दिया गया है और विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो ये भी कथन सही है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन तीसरा सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? पहला है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, दूसरा है सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना, सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, चौथा है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। तो एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य नहीं है, तो वह है आपका ऑप्शन चौथा, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। बाकी आर्टिकल 38 के तहत जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया जाता है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व में ये बताया गया है। फिर सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, ये भी आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये आर्टिकल 51 में बताया गया है। ठीक है, जो कि नीति निर्देशक तत्व का भाग है। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के किस भाग में सुनिश्चित किया गया है? पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकार, दूसरा ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, तीसरा ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य है, चौथा ऑप्शन है आर्थिक अधिकार है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, यानी ऑप्शन दूसरा राइट आंसर होगा। आर्टिकल 39, ठीक है, आर्टिकल 39 में कहा गया है क्या? समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर वो एक ही कार्य कर रहे हैं तो उनको आर्टिकल 39 के तहत समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका शक्ति से पृथक करता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 38, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 39, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 48, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 50। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका शक्ति से कौन सा आर्टिकल पृथक करता है? तो वह है आर्टिकल 50। ठीक है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 50 जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका शक्ति से पृथक करता है। बाकी आर्टिकल 38 के तहत जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 39 में क्या बताया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, किसको? स्त्री और पुरुष को। ठीक है, और उसके बाद 48 जो है अनुच्छेद जो 48 है, इसमें क्या कहा गया है? कृषि और पशुपालन का संगठन किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है? पहला ऑप्शन है आर्टिकल 48, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 44, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 48 का क, चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 39 का क। तो जो निःशुल्क कानूनी सहायता है ये प्रदान किया जाता है आपके आर्टिकल 39 का के तहत। ठीक है, ऑप्शन चौथा राइट आंसर होगा। बाकी आर्टिकल 48 का ये किससे संबंधित है? ये आपके पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन से। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन से संबंधित है आर्टिकल 48 का। आर्टिकल 44 में क्या है? 44 में है आपके एक समान सिविल संहिता, 48 में मैंने अभी बताया था आपको कृषि और पशुपालन का संगठन। ठीक है, ये आर्टिकल 48 में है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के आर्टिकल 40 का संबंध है? पहला ऑप्शन है पंचायती राज से, दूसरा ऑप्शन है अखिल भारतीय सीमाओं से, तीसरा ऑप्शन है अल्पसंख्यक अधिकार से, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आर्टिकल 40 का संबंध किससे है? तो यह है आपके पंचायती राज से, यानी ऑप्शन पहला राइट आंसर होगा। आर्टिकल 40 में जो है, ठीक है, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन बताया गया है, ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, आर्टिकल 40 में, और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है।
आपके लिए आज का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? पहला ऑप्शन है समता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, तीसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा ऑप्शन है कल्याण की अवधारणा। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।